है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको या जो लर्नर होते हैं यहाँ पे जो उनका माइंड है उनको एंगेज करना। तो दिस विल कम इन कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। जैसा कि नाम ही दिया हुआ है कॉग्निशन या कॉग्निटिव है, इट मीन्स विच इज रिलेटेड टू माइंड। तो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म ये हो जाएगा कि एक मेंटल प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिविज्म का तो काम हो रहा है, नॉलेज नया नॉलेज बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ओवर प्रीवियस नॉलेज, अपॉन द प्रीवियस नॉलेज। न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टिंग या फाउंडेशन हो रहा है उसका अपॉन द प्रीवियस नॉलेज। तो किस तरीके से हो रहा है, दिमागी तौर पे मेंटल प्रोसेस के जरिए हो रहा है। और ये जो चूंकि हम जानते हैं कि कॉग्निटिव जो थियरीज है या जो कॉग्निटिव का जो टर्म है, ये किसने यूज किया था, जल्दी बताइए, किसके थ्योरीज है कॉग्निटिव से रिलेटेड? जीन पियाजे। पियाजे। जी। तो यहाँ पे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में ये होता है कि जो लर्नर होता है, जो सीख रहा है, जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें इस तरीके से इंगेज करना है कि उनके दिमाग में एक मेंटल प्रोसेस चलेगा। जाहिर सी बात है कि जब अगर हम लर्निंग कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, जो सीख रहे हैं, जब तक वो होल हार्टेड इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उनका लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगी और ना ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव बनेगा। जस्ट वन वे ट्रैफिक चल रही है, टीचर पढ़ाई जा रहा है, कहे जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो उनका दिमाग कहीं और, उनका मेंटल प्रोसेस कहीं और चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मेंटल प्रोसेस नहीं चलता है, वो फिजिकली भी प्रेजेंट है, तो वो उनके दिमाग में कहीं और चल रहा है, मेंटल प्रोसेस तो चल रहा है, लेकिन जहाँ चलना चाहिए, जिस पॉइंट पे फोकस होना चाहिए, जो लर्निंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये इन्हें आना चाहिए, उस तरफ फोकस होना चाहिए, उस तरफ उनके जो माइंड है उनका अट्रैक्शन होना चाहिए या इंगेजमेंट होना चाहिए, होना उन्हें जहीनी तौर पे इंगेज करना है। तो ये चीजें तो तब होगी जैसे जो हमने एग्जांपल्स ली थी, तब अगर हम उन्हें कोई ऑब्जेक्ट बता दे ऑब्जर्वेशन के लिए, या हम म्यूजियम में चले गए हैं या कोई और चीज, कोई ऑब्जेक्ट साइंस के अगर हम करें, तो देखा होगा आपने कि साइंस के जब क्लासेस होती तो जरूरी नहीं है कि हम प्रैक्टिकल जो लैब होता है वहां पे जाके कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ केमिकल्स देखते हैं, कुछ मैप वैप लगे होते हैं, केमिकल्स के हैं, बॉडी पार्ट्स के होते हैं, ब्रेन के, हार्ट के, ये सारी चीजें हम क्लास में भी लाके बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है, साइंस में अगर हमें पार्ट्स ऑफ हार्ट है वो पढ़ाना है, या इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ हार्ट है वो पढ़ा, इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी है अगर वो पढ़ाना है, तो अलग अलग, अगर हार्ट के बारे में पढ़ाना है तो हार्ट की पिक्चर लेके आएंगे, प्लस ऐसी पिक्चर होगी जहाँ पे उसके 4 चैम्बर्स जो दिए हुए हैं, कौन सा चैम्बर है, कौन सा कहाँ पे चैम्बर होता है, कौन सी वेन्स है उसमें, कौन सी आर्टरी है, वो उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए देंगे। तो यानी वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे वहां पे कि कौन सी चीज कैसी है, कहाँ है, वो अपना दिमाग लगा के एंगेज होंगे। दैट इज कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल थियरीज के बारे में हम जानते हैं कि वाइगोत्स्की ने बताया था, आपने पढ़ा है वाइगोत्स्की के बारे में साइकोलॉजी में? यस मैम। जी। तो हम क्या, बंडोरा ने भी तो दिया था ना सोशल लर्निंग थ्योरी। हाँ, बंडूरा ने भी दिया था, लेकिन जिसने पहले दिया था हम वो मॉडल जी, था ये। जी। तो सोशल वाइगोत्स्की जो था ना, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म होता है दैट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वाइगोत्स्की। वो क्या कहता है, उसका क्या बिलीव था कि जो लर्निंग है और जो सोशल इंटरेक्शन होता है, ये एक साथ चलता है। बिना सोशल इंटरेक्शन के लर्निंग नहीं हो सकती। और जब तक अगर हमें लर्निंग करनी है तो हमें सोशल इंटरेक्शन करना है। यानी कैसे? सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक इंसान जब दूसरे इंसान से इंटरेक्ट करता है, राइट, सामाजिक तौर पे
समाज में। यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन का मतलब ये हो जाता है कि घर में तो हम रहते ही है एक दूसरे से, लेकिन चूंकि वो हमारा फैमिली हो जाती है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो समाज में रहने वाले दूसरे लोग हैं उनसे इंटरेक्शन करना। घर में तो जाहिर सी बात है हम सीखते ही हैं, जब बच्चा छोटा होता है वो कॉपी करता है, वो हमें देखता है, मतलब वो अपने दिमाग को फोकस करने की कोशिश कर रहा है कि उसके घर के जो अफराद है वो किस तरीके से बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एक बच्चा है, अगर उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो शायद वो नहीं सीखेगा, क्योंकि उसका घर में भी कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। विदाउट एनी इंटरेक्शन हम नहीं सीख सकेंगे। तो इसीलिए हमें कुछ सीखना है तो लोगों से मिलना जुलना जरूरी है, इंटरेक्शन करना जरूरी है। सोशल इंटरेक्शन तब आ जाता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। सामाजिक तौर पे जब बच्चे स्कूल में आता है तो वो अपने दोस्तों से मिलता है, अपने असातिज़ा से मिलता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो समाज के और दूसरे अफराद से मिलता है, आसपास पड़ोस वालों से मिलता है, दूसरे शहर वालों से मिलता है, बिजनेस करता है तो बिजनेस में इंटरेक्शन होता है, स्कूल कॉलेज आता है तो वहां पे अलग अलग जगह के लोगों से इंटरेक्शन होता है। तो तब भी हमारी लर्निंग होती है। लेकिन चूंकि हम स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम स्कूल तक ही लिमिट रहेंगे। हम जानते हैं कि लर्निंग जो है वो सोशल एक्टिविटी है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि जो लर्निंग होती है वो ना सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स के जरिए होती है हमारी लर्निंग, बल्कि जो हमारा पीयर ग्रुप है, जो हमारे साथी है, जो फ्रेंड्स जिसे हम कहते हैं, एक ही ग्रुप सर्कल के हैं, उनके जरिए भी होती है। प्लस टीचर्स जो असातिज़ा होते हैं उनसे इंटरेक्शन के जरिए भी हम हमारे जो सोशली हम अटैच होते हैं वो भी होता है, तब भी लर्निंग होती है। और प्लस अगर हम किसी कोई फील्ड में है, जरूरी नहीं है कि वो हमारा फैमिली मेंबर हो या फिर कोई हमारा पीयर ग्रुप या असातिज़ा हो। अगर हम कहीं गए हैं, किसी फील्ड ट्रिप पे गए हैं, किसी बोटानिकल गार्डन गए हैं, वहां पे तो जरूरी नहीं है कि हमारे फैमिली मेंबर हमारे साथ हो, हमारे असातिज़ा साथ हो, बट जो वहां पे जो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट मौजूद है, वहां पे जो बोटानिकल गार्डन की जो देख रेख करते हैं, जिन्हें प्लांट के बारे में बहुत पता है, कौन सा पौधा किस चीज का है, कौन सा बीज जो होता है, जो सीड्स है वो किस चीज से, उससे भी हम जब इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे तो हमारी लर्निंग होगी। तो जैसे कि कई बार हमने ये कहा है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। कोई और आके हमें हमारे दिमाग में ऐसे डाल दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम इंटरेक्शन करते हैं और हमारी लर्निंग होती है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में जैसा कि हम इंडिविजुअली सब लोगों को एक साथ हम लेके जाते हैं, म्यूजियम चले गए हैं या जहाँ इंडिविजुअली हम एक्टिविटी उनको दे देते हैं, इंगेज करते हैं। सोशली अगर हमें कुछ करना है तो हमें क्या करना होगा, एक ग्रुप बनाना होगा। जो भी काम करना है कंस्ट्रक्टिविज्म में वो तो करना है, बट एक ग्रुप बना के करना है। जैसे 4-5 लोगों का हम एक ग्रुप बना देंगे। मान लीजिए कि हम सालार जंग म्यूजियम में विजिट करेंगे तो वहां पे कई सारी चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो काफी पुरानी है, जो फॉरेन कंट्री से लाई हुई चीजें हैं। कुछ ऐसी है जहाँ पे सिर्फ निजाम की ज्वेलरीज है। कुछ ऐसी है जहाँ पे जो निजाम के जो कपड़े वपड़े होते हैं या कोई ऐसे खास उनके बर्तन है, कुछ क्रिएटिविटी, अलग 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 कैटेगरी होती है। सब हर चीज हर जगह ऐसे मिक्स मिक्स मैशअप करके नहीं रहती। एक पर्टिकुलर एक कॉलम दिया हुआ होता है, ईस्ट फेसिंग में ये चीजें हैं, यहाँ पे ये चीजें हैं, वहां पे वो चीजें हैं। तो हम ग्रुप बना के भी हम स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी दे सकते हैं, सेम कंस्ट्रक्टिविज्म के जो 5 7 जो मॉडल है उसको इस्तेमाल करके। बट यहाँ पे ग्रुप लर्निंग होगी। एक ही ग्रुप में हम 5 लोगों को, 3 लोगों को एक साथ भेजेंगे कि रोल नंबर मान लीजिए कि 1 2 3 जो है वो यहाँ पे सालारजंग म्यूजियम में कमरा नंबर जो 2 है वहां पे जाके आप लोग देखिए क्या है क्या नहीं है। तो अभी तक जो स्टूडेंट इन जाके देख रहा था कि क्या है,
या साइंस का कोई म्यूजियम है, डायनासोर का है, या कुछ साइंस म्यूजियम में जब हम जाते हैं तो जो एक्टिविटी अभी तक इंडिविजुअली हो रही थी ऑब्जर्वेशन की, मीन्स जो एंगेज हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, अब ये सोशली होगी, मतलब 2-3 लोगों के साथ में होगी और ये लोग आपस में ही इंटरेक्ट भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स के बारे में अगर जैसे इंडिविजुअली वो सोच रहा था, एंगेज था और एक्सप्लोर कर रहा था, अब वो आपस में 2-3 लोगों से बात करेंगे कि ये जो ब्राउन कलर का है ये हो सकता है ब्रोंज हो, और या हो सकता है कि मिट्टी का बना हो, कोई कहेगा नहीं नहीं, हो सकता है कि उसमें कुछ मसाला वसाला लगा के रखा है, कोई ऐसा मेटल होगा कि वो खराब ना हो जाए, उसको बचाने के लिए होगा, या जो सिल्वर का है हो सकता है कि वो सच में सिल्वर का होगा या उसके ऊपर भी सिल्वर कोटिंग की गई होगी। फिर कोई एक कहेगा नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, मतलब एक दूसरे से डिस्कशन करके, बातचीत करके, ग्रुप लर्निंग जो हम कहते हैं, ग्रुप लर्निंग भी वही होता है। स्टूडेंट्स जो होते हैं आपस में बातचीत करते हैं, सोशली इंटरेक्शन होता है एंड वो सीखते हैं। ये एक तरीके से हम कोलैबोरेटिव लर्निंग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के कोलैबोरेशन से सीख रहे हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर है। मैम, जी यस मैम। साइको सोशल डेवलपमेंट और सोशल कंस्ट्रक्टिव दोनों में क्या डिफरेंस है? जी एरिक एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी है ना मैम, हाँ, उसमें और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत फर्क है। आप देखिए वो लाइफ के स्टेजेस दिए हुए हैं वहां पे। एरिक्सन की जो थ्योरी है ना वो 8 स्टेजेस में है। पहला जो मतलब जो 8 स्टेजेस है ना उसके एरिक्सन के, जो पहला यस, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम है। यस मैम, ऑटोनॉमी हाँ, वर्सेस सेम तो है। ये लाइफ और के स्टेजेस है, ये लाइफ स्टेजेस है, तो मैम ये जो उसमें भी दिया हुआ तो है। नॉलेज कंस्ट्रक्ट ही ना होता है, लाइफ स्टेज बाय स्टेज। नहीं नहीं, वो लाइफ की मैम स्टेज उसमें हो क्या है कि रही है मतलब ये ये दो, समझने के लिए हर कि चीज भाई का दो हम, पहलू दिया है इसमें। हर चीज का 2 पहलू होता है। हमारे पास जो बच्चा है वो कौन सी कैटेगरी का है। मान लीजिए कि अगर अब जैसे आप लोग हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग बीएड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका ग्रेजुएशन हो गया है। ग्रेजुएशन हो गया है मतलब आपकी मिनिमम एज जो है वो 19-20 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इस एज में जनरली क्या होता है, रोल कंफ्यूजन होता है, या जो भी वो स्टेज आती है उसमें जो जब आप डिटेल में रहता पढ़ेंगे है। तो ये चीजें आएंगी। अगर हम देखेंगे कि अगर हम 8वीं में पढ़ा रहे, 10वीं में पढ़ा रहे, तो छोटी जमात के बच्चे, तो उस टाइम के जो बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है वो क्या है, वो जनरली क्या सोचते हैं। ठीक है, रोल मॉडल को देखते हैं, हीरो को देखते हैं, हीरोइन को देखते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें अगर अब हम करेंगे तो लोग हमें कहेंगे कि ये पागल हो गया है, पता नहीं क्या क्या हरकतें करते बैठा है ये। तो ये इंसान की, एक बच्चा जो है, एक ह्यूमन, जो ह्यूमन बीइंग है, एक आदमी है, फर्द है, जो भी है, उसकी लाइफ स्टेजेस समझने के लिए होता है। वहां पे लर्निंग नहीं होती, लर्निंग तो उसमें होगी बट कंस्ट्रक्टिविज्म जो अभी हम सीख रहे हैं ये चीज होगा। लेकिन जो एक टीचर को ये समझने में आसानी होती कि भाई हमारे हाथ में जो बच्चा आया है जिसे हमें सिखाना है वो अपनी लाइफ के कौन से स्टेज पे है, तो हमें ये जानना होगा कि भाई हाँ इस स्टेज में है तो इन्हें जनरली, अच्छा अब अगर स्कूल के 8वीं जमात का बच्चा है तो उसे रोल, मतलब जॉब का कुछ ऐसा ये चीजें नहीं होगी, या डिस्पेयर जो लास्ट स्टेज है, जो 60-65 ईयर्स के बाद जो एक ठहराव आ जाता है हमारे बिहेवियर में, हमारे नेचर में, वो एक 10-12 साल के बच्चों के इसमें तो नहीं आएगा। तो ये जो लाइफ की स्टेजेस है वो समझने के लिए, बोथ आर टोटली डिफरेंट। दैट इज साइको सोशल है, ये सिर्फ सोशल है। और वो थ्योरी दिया हुआ है, ये दिस इज कंस्ट्रक्टिविज्म, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। हमें उस स्टेज में किस तरीके से सिखाना है, किस तरीके से उनकी लर्निंग होनी चाहिए, हम ये पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? मैम जी मैम माशरती तामीरियत और माशरती तामीर पसंदी में क्या डिफरेंस है?
ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का आपने उर्दू में ट्रांसलेट किया है ना? यस मैम, जब हम उसको सर्च कर रहे थे तो माशरती तामीरियत के अंदर में ही एक टर्म आया, माशरती तामीर पसंदी, और वो एक दूसरे से कंपेयर करके फिर उसको डिफाइन कर रहा था। तो मैम ये समझ में नहीं आया। तो इतना बेटा उतना जो उर्दू का टर्म है, मैंने कहा ना, शुरू में ही कहा था कि कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए कुछ लोग तामीर, जिससे अगर हम गूगल पे इसमें ट्रांसलेट करके देखेंगे तो तामीर पसंदी आता है कहीं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में जो मुरव्विज है वो तामीरियत है, या कुछ तामीरियत है या तामीर पसंदी है, तो अलग अलग जगह है। बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है, कंस्ट्रक्टिविज्म ही है। कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविज्म से नेचुरलिज्म और नेचुरलिस्ट और नेचुरलिज्म आ जाता है, आई एस, किसी वर्ड के आखिर में आई एस एम आ जाता है तो मतलब वो प्रोसेस में होता है। आइडियलिस्ट और आइडियलिज्म दोनों में दो अलग अलग टर्म है। वैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट और कंस्ट्रक्टिविज्म, तो एक तामीरियत है, एक तामीरियत पसंदी है। तो इज्म जो आई एस एम जब किसी वर्ड के लास्ट में ऐड हो जाता है मतलब वो प्रोसेस में हो जाता है। जैसे गो, गो का मतलब क्या होता है? जाओ। कम मतलब आओ। वही उसमें आईएनजी लग दिए, गोइंग आ रहे हैं, सॉरी गोइंग जा रहे हैं, कमिंग आ रहे हैं, मतलब क्या, आने का और जाने का प्रोसेस चल रहा है। ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंकिंग मतलब पीने का या पी रहे हैं, राइट? यस मैम। जी, तो ये वर्ड तो सेम है ना, गो और गोइंग। तो जैसे आईएनजी ऐड हो गया मतलब प्रोसेस चल रहा है। जाना, गोइंग को हम जाना नहीं कहेंगे, गोइंग को हम कहेंगे जा रहा है, प्रोसेस चल रहा है। जाने का जो अमल हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो जाने का हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से कंस्ट्रक्टिविस्ट और कंस्ट्रक्टिविज्म जब आ जाता है तो वो प्रोसेस में आ जाता है। क्योंकि ये प्रोसेस ही चल रहा है, हमें बच्चों को एंगेज करना है और फिर उसके बाद हम वो एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एलैबोरेट करेंगे, सारा जो भी करेंगे, ये प्रोसेस हो रहा है, ये अमल हो रहा है। इसलिए कंस्ट्रक्टिविज्म में आईएसएम का मतलब ऐड होना मीन्स जो विच इज इन रनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो वो ट्रांसलेशन डिक्शनरी में कभी हो जाता है अलग, तो ये इसके लिए तो हमें ये देखना होगा कि जो एसएलएम दिया हुआ है उसमें कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट के लिए क्या वर्ड यूज किया है। मैं यस मैम। एक बार सिद्दीकी सर से, चूंकि काफी अच्छे हैं वो उर्दू में, उनको काफी महारतें हैं टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी की, और भी जो रिसर्च स्कॉलर है उनसे मैं किस वर्ड के लिए एग्जैक्टली हम क्या यूज करेंगे वो मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। ओके मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्टिविज्म, सॉरी, कोग्निटिव और सोशल एस्पेक्ट्स जो पहलू थे कंस्ट्रक्टिविज्म के वो हो गए। अब है इमोशनल। जाहिर सी बात है, जब हमारा दिमाग लगेगा, जब हमारा दिल दिमाग एक जगह लगेगा, एक साथ लगेगा, हम लोगों से इंटरेक्शन करेंगे तो जज्बाती तौर पे भी, इमोशनली भी हम उनसे अटैच हो जाएंगे। बिना इमोशनली मैम अटैच हुए भी कोई, कंस्ट्रक्टिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये दो अलग अलग चीज है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है इसमें हम ग्रुप में लर्न करते हैं, ठीक है मैम, और कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होता है ये इंडिविजुअल डेवलप होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं, ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टिविज्म में अगर वो सोशल आ गया है, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, तो ग्रुप में कंस्ट्रक्टिविज्म का प्रोसेस चल रहा है। कॉग्निटिव जी है तो वो इंडिविजुअली अपना कर रहा है। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है, जैसे बायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड पैथोलॉजिस्ट हम कहते हैं, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट तो फिर जी, फादर फादर आई फादर जी ऑफ लगता है। क्या कंस्ट्रक्टिविज्म कौन है मैम? ये आप लोग ढूंढ के बताइए, सब चीज अगर मैं बता दूंगी तो कैसे चलेगा। ये दो चीज है, मैं दो फादर हैं, एक तो पियाजे हैं, तो पियाजे क्या, पियाजे ने क्या कहा फिर?
हम अभी देखते हैं कि पियाजे और क्या तो एक और है वो अभी रिसेंट, तो उसके बारे में वो क्या क्या कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में और पियाजे ने क्या क्या कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो आपने कहा दो है फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, एक जीन जी पियाजे है, ये तो ठीक है, ये सही कहा आपने। जी। दूसरा क्या कहा? दूसरा एक क्या तो अभी जो रिसेंटली है जो फादर जिसे माना जाता है वो कौन है। ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो कॉग्निटिव के बारे में हम जानते हैं, जिसने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म दिया है वो जीन पियाजे है, और जीन पियाजे को ही फादर ऑफ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है। देखिए, जो आपका जो डाउट था ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट जी और कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये हो जाता और है कि जी सब्जेक्ट हो जाता है, मतलब जैसे पैथोलॉजी एंड पैथोलॉजिस्ट, बायोलॉजी एंड बायोलॉजिस्ट, मतलब एक पर्सन हो जाता है। न्यूरोलॉजी का समझाने मतलब दीजिए ना क्या मैम, होता पहले है? बताइए ना एग्जाम होगा या नहीं होगा। क्या? कौन सा एग्जाम? मैम पूछ रही है कि एग्जाम होगा कि नहीं। अगर एग्जाम होगा तो हमको तैयारी करना पड़ेगा ना। कौन सा एग्जाम? हाँ मैम बताइए ना मैम, ये बहुत जरूरी है। सेमेस्टर 2 के एग्जाम क्यों होंगे? आपको ऑलरेडी प्रमोट कर दिया गया है, थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस आपकी शुरू हो गई है, फिर आप लोग एग्जाम की क्यों मतलब फिक्र कर रहे हो? सारा लड़का परेशान करके रखा है, बोला एग्जाम होगा, फिर बोल रहे एडमिशन आ गया, क्या हो गया, कंसिडर नहीं हो रहा है। मैम इसमें IUMS पे एडमिट कार्ड आ चुका है मैम। वो शायद सभी लोगों को ऑटो जनरेट हो गया होगा, क्योंकि हम जो करते हैं ऐसे जस्ट एग्जाम लेना, मतलब सभी लोगों का एग्जाम लिया जाता है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हो, चाहे थर्ड के हो, चाहे फिफ्थ के हो, चाहे सेकेंड हो, फोर्थ हो या सिक्स हो। एडमिट कार्ड आ गया। आप लोगों से किसी ने कुछ कहा है? कुछ ऑफिशियल नोटिस आई है आप लोगों को? कोई टाइम टेबल आया है आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम का? नहीं। शुरू से 4 महीने से ये बात कही जा रही है कि फोर्थ सेमेस्टर के या सिक्स या जो भी जो फाइनल सेमेस्टर के हो बच्चे हैं जो एग्जाम से, बस वही एग्जाम्स होंगे, बाकी जो मिड सेमेस्टर वाले हैं उन्हें प्रमोट किया गया। अगर आपके एग्जाम ही लेने होते तो फिर ये हम 1 महीने से क्लासेस क्यों ले रहे हैं आपके अगले सेमेस्टर की? क्या हम सेकेंड सेमेस्टर की क्लास ले रहे हैं क्या? अभी आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में नहीं हो, भूल जाओ। जी थर्ड मैम आप सेमेस्टर पढ़ाइए में ना, हो आप आप समझ में आ गया, आपको दिक्कत नहीं, आप पढ़ाते रहिए, आप समझ में आएगा सब। मैम लोगों ये का हम लोग को लेकिन नहीं, यही देखिए, बात HOD सर एडमिट क्लियर नहीं कर रहे ना। HOD सर तो बोलते हैं कि ये बात हम नहीं बता सकते, वो एग्जामिनेशन ब्रांच का काम है, वो ले भी सकते हैं नहीं भी नहीं ले सकते हैं। नहीं अभी तक। अच्छा, अगर मैम उनको रिजल्ट तो आना चाहिए, दिक्कत वो है ना, रिजल्ट तो आना चाहिए ना। जब हम लोग को प्रमोट किया गया तो रिजल्ट होना चाहिए। मैम जामिया में तो आ रिजल्ट चुका आना है चाहिए रिजल्ट, था। आते रहेगा भाई, जामिया वो जो वगैरह में आ एग्जाम चुका है नहीं मैम, होगा। फिर मानू में बाकी है मैम, मानू वाले फंसा कर रखे हुए। देखिए, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सिस्टम होता है, क्योंकि जामिया जो है 50-100 साल से है, वहाँ पे बहुत एक्सपर्ट है। हमारी यूनिवर्सिटी उतनी नहीं है, हर जगह शुरू से जब शुरू करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, आप मैम फर्स्ट डे आप एक्सपर्ट तो क्लास नहीं में है ड्रॉप लेकिन करवा, नहीं सुनिए, पहली बात ये सुनिए। अगर अगर एग्जामिनेशन ब्रांच वाले अगर आपसे कहीं भी एग्जाम होगा, तो ऐसा नहीं है कि आज वो आपको सुबह में 12 बजे 11 बजे सुबह में बोलेंगे कि कल 9 बजे आपका ये वाले पेपर का एग्जाम है, ऐसा नहीं होगा। वैसे सेमेस्टर, मिड का मतलब क्या होता है ये बताइए? जो बीच के सेमेस्टर है, मतलब चाहे सेकेंड या फोर्थ हो, अब जो 3 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, तो उसमें फोर्थ सेमेस्टर जो है वो मिड नहीं हुआ, सिक्स सेमेस्टर, सॉरी फोर्थ तो मिड सेमेस्टर हुआ। आप लोग का बीएड जी होता मैम है वो तो तो मतलब समझ गए, कौन मगर सा हुआ? नहीं, देखिए, एडमिट वो कार्ड तो इसलिए समझ गए आया है मैम, ना बस कि ये बात क्योंकि है कि मैम सारे ना स्टूडेंट का, रिजल्ट आई है ना हम लोग का एडमिशन हुआ है थर्ड नहीं, सेमेस्टर में। रिजल्ट आएगा। जो तो भी बस आपके क्लास इंटरनल मार्क्स है, किए जा रहे हैं। इंटरनल यहाँ तक कि मार्क्स इवेंट है की तो टेस्ट भी हो गया हम लोग का थर्ड सेमेस्टर का। कौन सा एक टेस्ट? टेस्ट भी मैम ले ली है, असाइनमेंट भी हम लोग बना रहे हैं। और अचानक से अगर आप भी तो फिर कंफर्म नहीं बोले ना कि कौन सा टेस्ट हुआ है? टेस्ट मैम लिया है ICT आगे मैम। तो वो अच्छा, टेस्ट भी मतलब एक तरह से हो रहा है, असाइनमेंट भी मिला हाँ, हुआ है। तो और वो आपके अचानक से जब थर्ड, वो एग्जाम का आपका, आएगा तो हम लोग का
मनोबल कहाँ गिरेगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा जब आप जज्बात से लोगों तो को कहा फैलाएगा। गया है क्या। नहीं नहीं, देखिए बात है ना, जज्बात से तो खेलने करने की नहीं, जब हम आप लोग लोगों का को श्योरिटी नहीं मिल कहा रहा है ही ना, कम नहीं से कम गया है। एडमिशन ही हो जाता है या फिर रिजल्ट ही दे देता मेरी तो बात सुनो, समझ में आती अब बात। मेरी बात सुनो, खामोशी से मेरी बात सुनो और थोड़ा सा समझो, ओवर एक्ट मत करो प्लीज। पहली बात तो आप लोग फाइनल सेमेस्टर के हो या नहीं, ये बताओ। आप लोग फाइनल सेमेस्टर के हो नहीं। जो आप नहीं मैम, पहले नहीं, से था। तो बस खत्म हो गई बात। जो फाइनल सेमेस्टर के हैं बस उनके ही एग्जाम होंगे, क्योंकि उन्हें रिजल्ट देना है, ग्रेडिंग सिस्टम करनी है और उन्हें सर्टिफिकेट देनी है उनका। आप लोगों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट है और जो रिजल्ट है आपके इंटरनल मार्क्स है उनकी वो आएंगे, थोड़ा देर से लगेगी, लेकिन वो मार्क्स आएंगे। और जो असाइनमेंट, जो टेस्ट, जो प्रोजेक्ट, जो सारे सब कुछ दिए जा रहे हैं वो थर्ड सेमेस्टर के लिए है। मैंने भी कहा कि आपके एग्जाम्स सेमेस्टर है सेकेंड सेमेस्टर के, वो नहीं होंगे। ऑलरेडी यू पीपल आर प्रमोटेड इनटू थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में जाने के बाद आप लोगों का कहेंगे सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, तो दिस अनफेयर, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है और ना ही ऐसा होगा। तो प्लीज आप लोग ये दिमाग से निकाल दो। एडमिट कार्ड आ गया है, वो ऑटो जनरेट होगा, क्योंकि सिस्टम जो है पूरा ऑनलाइन है, ऑटो जनरेट होगा। तो ये आप लोग एडमिट कार्ड आ गया, सिर्फ एडमिट कार्ड में आप लोगों का टाइम टेबल आया है क्या एग्जाम का। नहीं मैम। राशिद भाई। एग्जाम टाइम जी नहीं नहीं नहीं, मैम, वो टाइम टेबल नहीं, वो टाइम टेबल नहीं, एग्जाम का टाइम टेबल। एग्जाम टाइम टेबल नहीं आया है। हाँ, तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है आप लोगों को। प्रिंट करा के मैम ये है कि अगर रिजल्ट अगर दे देता तो फिर किसी को उतना दिक्कत भी नहीं होता, डर है नहीं, कहीं हम लोग का हो सकता है एग्जाम हो जाए। कौन सा एडमिशन, इंशाल्लाह हर शायद सेमेस्टर में अगले महीने ऑलरेडी में पूरा मैम डेटा, बात पूरी यूनिट कंप्लीट होने आ गई है। फिर आप क्यों परेशान हो, हम थर्ड सेमेस्टर में है या नहीं सोच के। मैम अटेंडेंस बात क्यों ये नहीं नहीं जा है, रही है। बात और ये है रिजल्ट नहीं दे रहा है ना। कि स्कॉलरशिप का सबको रिन्यूअल करना है, उसमें अटेंडेंस रिजल्ट तो एडमिशन अभी स्लिप फोर्थ ईयर वालों, मांगता है। फाइनल ईयर वालों को नहीं मिला, आपको कैसे मिल जाएगा? जी बोल रहे थे मैम स्कॉलरशिप का रिन्यूअल करना है, रिन्यूअल में एडमिशन स्लिप चाहिए उसको, तो वो भी जरूरी है, उसका भी अक्टूबर लास्ट डेट है। एडमिशन स्लिप तो हो सकता है कि शायद अक्टूबर से पहले कुछ ना कुछ कर दे यूनिवर्सिटी वाले, क्योंकि अगर स्कॉलरशिप का मसला है तो करना ही पड़ेगा उनको। हो सकता है कि वो एडमिशन स्लिप उस वक्त जनरेट कर दे या कुछ ऐसा प्रूफ दे दे कि हाँ यू आर एडमिटेड इन थर्ड सेमेस्टर, कुछ ना कुछ प्रूफ दे देंगे, कुछ चल रहा होगा। हर चीज तो मतलब ऐसे जस्ट वन कॉल आपने किया और सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई, इस तरीके से नहीं होता है ना। तो इस बारे में हमें भी कुछ पता नहीं है, और चूंकि स्कॉलरशिप की डेट भी जो है, हालात भी इस तरीके से है ना कि वो डेट बढ़ते जा रही है। नेट एग्जाम का ही डेट बढ़ बढ़ के जो है अब हो रहा है। नेट एग्जाम जनरली आमतौर पे जून वून में हो जाता है। सीटेट के भी जो एग्जाम होते हैं कोई इसी वक्त अगस्त सितंबर में जुलाई में कुछ होता होता है, है, मैंने सुना जुलाई अगस्त जुलाई में सितंबर होता में है। जी। तो वो भी लेट हुआ है, डिले हो रहा है। तो हो सकता है कि जो ऑन टाइम जो डेट आनी थी स्कॉलरशिप की सारी जो भी है वो तो आ रही है, लेकिन ड्यू टू एक्सटेंड इन लॉकडाउन वो डेट भी एक्सटेंड हो रही है। तो आप लोगों को उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्कॉलरशिप के लिए जो भी है अप्लाई करना है, कुछ ना कुछ आपको प्रूफ दिया जाएगा एग्जामिनेशन ब्रांच से, क्योंकि सभी लोग अभी सेमेस्टर एग्जाम लेने में बिजी हैं। और कितना मुश्किल से लिया जा रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैसे टीचर्स लोग मतलब दे रहे हैं टाइम ऑनलाइन बैठ के ऑब्जर्व करने, वो बहुत अपने आप में ही मतलब एक यूनिक चीजें हैं। सिर्फ हम अपनी ही यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे, जहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग अभी परेशान मत होइए, अभी टाइम है आप लोगों के पास। आप लोग अपना जो थर्ड सेमेस्टर के जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, उस पर फोकस करिए, क्योंकि उसकी अक्टूबर लास्ट डेट है। अभी सितंबर एंड होगा, हो सकता है सितंबर एंड के खत्म होते होते कुछ नोटिस आ जाए
या आप लोगों का कुछ रिजल्ट आ जाए, या कोई ऐसा प्रूफ आप लोगों को दे दिया जाए, कुछ थर्ड सेमेस्टर की स्लिप ही दे दिया जाए, क्योंकि फीस भरनी होगी आप लोगों को, वो टाइम दिया जाएगा इस सो एंड सो ड्यूरेशन में आपको फीस भरनी है, और उसके बाद आप फीस पे करेंगे तो ऑटो जनरेट हो जाएगी आपकी एडमिशन स्लिप, तो फिर आप उसको अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म के साथ आप अटैच कर सकते हो। ये सारी चीजें ऐसे 1-2 घंटे के अंदर नहीं हो जाएगा कि 2 घंटा बचा है स्कॉलरशिप की लास्ट डेट भरने के लिए या सबमिट करने के लिए और फिर आप लोग एकदम परेशान हो गए हो। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हो, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। और रही बात आपके सेमेस्टर की जो मार्क्स की है, तो जो इंटरनल मार्क्स है वो ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। ये सारी चीजें जुलाई में आपकी आ जानी थी, क्योंकि जुलाई में भी एग्जाम होना था सेमेस्टर फाइनल वालों का, वो नहीं हुआ, अगस्त हुआ, अगस्त में नहीं हुआ, अब थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ है लॉकडाउन में, इसीलिए सितंबर में हो रहा है। तो आपके जो इंटरनल मार्क्स है वो शायद सारे सबके साथ में एक साथ रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइए ये सब चीजों को लेके, किसी का कोई लॉस नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए कि अगर आपका सेमेस्टर जब फिजिकली आप लोग यहाँ पे आएंगे, अगर हम अक्टूबर में मान लीजिए या नवंबर में मान लीजिए हम शुरू करेंगे, तो सोचिए कि जब हम अक्टूबर में शुरू करे हैं तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। जाहिर सी बात है आपको 3-4 महीना तो दिया जाएगा सिलेबस पढ़ने के लिए, उसके बाद हम लेंगे, फिर 15 दिन 20 दिन की एग्जाम होगा, फिर छुट्टी होगी कुछ समर विंटर वेकेशन के नाम पे। तो ये सोचिए जो आपका पूरा साल मई में खत्म हो जाना है वो अगले साल अक्टूबर जुलाई तक चलेगा। तो फिर आगे अगर आपको पढ़ना है, किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना है, एमएड में आना है, या कहीं और एमए जिसका पीजी बाकी है उसमें जाना है, या सर्विस में जाना है, तो वो सारी चीजें भी लेट होगी। वो सब आपका नुकसान ना हो, इसीलिए हमने अगस्त के महीने से ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी, ताकि जब आप लोग हमारे पास आए तो हम अलीफ से नहीं शुरू करें, बल्कि जहां तक भी हमने पढ़ा है उसके आगे से शुरू करें, ताकि दिसंबर में ही आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हो सकें। तो थैंक यू आपका मैम, आपको कोई लॉस नहीं होगा, आप लोग परेशान मत होइए किसी भी चीज को लेके, और जो भी डाउट है पूछिए, थैंक यू मैम। ठीक है। एडमिट कार्ड आ गया है ना, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटो जनरेट होता है सभी लोगों का। मैम हम तो वो लोग का ऑटो एडमिशन जनरेट, हो जाए थर्ड सेमेस्टर में, हम लोग से फी पेमेंट टेंशन दूर हो जाएगी। तो वही आपको बेटा टाइम दिया जाएगा कि सो एंड सो डेट से आप लोग आपके सेमेस्टर एग्जाम की फीस भरिए। जब फीस पेमेंट हो जाएगी तो आपको फीस की जो स्लिप है वो आ जाएगी, तो दैट इज द बिगेस्ट प्रूफ कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में हो। मैम और ऑलरेडी आपकी अटेंडेंस हो रही है, हम अटेंडेंस के लिए क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं, इसीलिए कि आप लोग मौजूद हो थर्ड सेमेस्टर में, फिर क्यों आप लोग इतना परेशान हो रहे हो। हाँ जी कहिए। मैम अगर ऑटो जनरेट हुआ होगा तो सिर्फ या थर्ड सेमेस्टर हमारे डिपार्टमेंट का या फिर सभी डिपार्टमेंट का हुआ होगा सभी का थर्ड हुआ सेमेस्टर में? होगा, सभी का, पूरी यूनिवर्सिटी का ही हुआ होगा। आप एक बार कंफर्म कर लीजिए दूसरे अदर कोर्स में जो भी होगा, आपके हॉस्टल के रूम के जो साथी जो दूसरे कोर्स में हो गया, आप उनसे भी एक बार जी है कंफर्म। मैम, है मैम, वो पता कर चुके हैं मैम, रात को उन लोगों का भी आया है। हाँ तो फिर मैम मैम ये बोल रहे हैं इतना बच्चे की तरह समझा रहे हैं तब भी समझ में नहीं आ रहा है। वही तो, अब फिर मैं अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं समझा सकती हूँ। मुझे ठीक है, कोई ऐसा बात फील क्लास हो रहा है में। ना, छोटे बच्चों को समझाना आसान है, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। तो अब इसको, इस बात को लेके परेशान मत होइएगा। आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट भी आएंगे, फीस पेमेंट की डिटेल भी आएगी, पे भी करेंगे, आपको स्लिप भी मिलेगी, और इंशाल्लाह आप लोग वक्त पे स्कॉलरशिप का फॉर्म भी सबमिट करेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। चलिए, तो ये सोशल हो गया। हम इमोशनल की बात कर रहे थे, तो जब कॉग्निशन, कॉग्निटिव यानी हम किसी चीज में इन्वॉल्व है और सोशली हमारे बीच एक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम एक दूसरे से इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं। इज इट क्लियर? होते हैं या नहीं होते हैं जज्बाती तौर पे? जी मैम जी। किस तरीके से होते हैं बताओ।
किस तरीके से होते हैं बताओ जज्बाती तौर पे, एक छोटी सी एग्जांपल देके। मैम देखिए, क्या जब बोले? सोशली तौर पे अगर हम अटैच है, अगर हम इंटरेक्शन हो रहा है, हमारी लर्निंग हो रही है, न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो किस तरीके से हम इमोशनली तौर पे भी अटैच हो जाते हैं। मान लीजिए कि मैंने 3 लोगों का एक ग्रुप बनाया। अब हम जानते हैं कि भाई ग्रुप में जो ग्रुप बनाया जाता है उसमें एक क्राइटेरिया होता है, एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। जैसे एक ग्रुप में मैंने सभी उन तमाम लोगों को रख दिया है जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, तो क्या मैंने ये इंसाफ किया उस ग्रुप के साथ? नहीं। नहीं मैम। एक ग्रुप में पूरे ऐसे लोगों को रख दिए हैं जिन्हें उर्दू भी नहीं आती, जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का है, तो क्या मैंने इंसाफ किया? बिल्कुल नहीं। या मैंने एक ग्रुप बनाया है जिन्हें उर्दू भी आती है अच्छी, इंग्लिश भी ठीक ठाक आती है, हिंदी भी अच्छी आती है, लेकिन कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और मैं कहूंगी कि जाइए आप लोग, ये प्रोजेक्ट है, इसको टाइप करके नेट पर से वीडियोस, थोड़े फोटोज वोटोज डाउनलोड करके अच्छा सा डेकोरेट करके लेके आइए। क्या मैंने इंसाफ किया? नहीं। तो ग्रुप भी हमें इस तरीके का बनाना है कि एक ही ग्रुप में अलग अलग एबिलिटी के जो स्टूडेंट है वो मौजूद हो। ऐसे भी हो जिन्हें कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज है, कुछ ऐसे हो जिनकी अंग्रेजी भी अच्छी है, कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छा लिख सकते हैं उर्दू, उनकी हैंड राइटिंग जो है खुशखती है वो बहुत अच्छी है, जो खताती तौर पे जो लिखते हैं अच्छे से उस तरीके से लिख सकते हैं। अलग अलग ग्रुप है तो इमोशनली भी वो अटैच हो जाते हैं। किस तरीके से जो कहते हैं, मैम हमारे ग्रुप का तो प्रोजेक्ट हो गया, मैम हमारे ग्रुप का हो गया, मैम हम लोग प्रेजेंटेशन कब करें। ये नहीं कहते हैं कि मैम मैं प्रेजेंटेशन कब करूं, मैम मेरा प्रोजेक्ट हो गया है, मैम मैंने असाइनमेंट बना लिया है। ये नहीं कहते हैं मैम हमारा असाइनमेंट तो कंप्लीट है, मैम हमारा नंबर कब आएगा। यहाँ पे मीन्स हमारा हमारा का मतलब क्या है, ग्रुप के सभी लोगों का, जो सोशली आप लोग इंटरेक्ट होके जो भी लर्निंग हुई है आप लोगों की, जो भी आपको फिर एक्सप्लेन करना है, ये यहाँ पे टुगेदर आ गया है। इमोशनली अटैचमेंट में टुगेदर वाली फीलिंग आ जाती है। इज इट क्लियर? तो जब हम कॉग्निटिव तौर पे लर्निंग हो रही है, इंगेज हो रहे हैं, सोशली हम इंगेज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इमोशनली भी हम इंगेज हो जाते हैं। अब अगर ग्रुप में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अंग्रेजी नहीं आती, तो क्या जिसको अंग्रेजी आती है वो उसका मजाक उड़ाएगा? अरे तुमको तो अंग्रेजी आती नहीं है, इतने साल से तो पढ़ रहे हो, ABCD भी नहीं आता तुमको, क्या वो मजाक उड़ाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे आई की बजाय वी वाली फीलिंग आती है, हम टुगेदर वाली फीलिंग आती है। और फिर साथ में जो हमें कंस्ट्रक्टिविज्म, जो भी न्यू नॉलेज को डेवलप करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, वो हम करेंगे। तो दैट इज इमोशनली एस्पेक्ट है, उसका जज्बाती पहलू है, जहाँ पे उसके जरिए जज्बाती पहलुओं में न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगा। तो एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके टॉपिक में सिलेबस में हमारे नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेने के लिए कि मे बी एप्लीकेशन बेस्ड टाइप के जो क्वेश्चंस हो में कभी पूछ सकता है कि अब ऐसी सिचुएशन में कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर का क्या रोल है, किस तरीके से वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को अपनाते हुए वो पढ़ाएगा, करेगा, और लास्ट में वो असेसमेंट करेगा जो इवैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि टीचर को एक फैसिलिटेटर होना चाहिए। फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग मतलब उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए। अब फील्ड ट्रिप करवाए, म्यूजियम में लेके जाइए, यानी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं क्लासरूम में बैठे बैठे आपसे कहूंगी कि देखिए वो फला फला म्यूजियम है और वहां पे सारे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के रेलिक्स है और सारी चीजें दी हुई, तो कैन यू इमेजिन, क्या मैं आपको कोई फैसिलिटी दे रही हूँ? नहीं। यहाँ फैसिलिटी क्या होगी लर्निंग के लिए कि मैं आपको एक लर्निंग एनवायरनमेंट दूंगी। ये तब होगा जब हम फिजिकली तौर पे वहां पे विजिट करेंगे।
तो एक टीचर को फैसिलिटेटर होना चाहिए जो कि लर्निंग के लिए फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करे। इज इट क्लियर? और जो भी स्टूडेंट्स के जो भी आइडियाज है, वो जो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन्होंने जो भी एक्सप्लोर किया और उसके बाद जो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, मीन्स ये उनकी अपनी फीलिंग है, ये उनके आइडियाज है, उन्होंने ये देखा, ये स्टूडेंट के जो भी है वो टीचर को एक्सेप्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो टीचर समझ रहा है बच्चे बस यही देखेंगे कि अरे डायनासोर है और उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, वो कितना बड़ा है, कितने बड़े बॉक्स में रखा है। टीचर ये सोच रहा होगा कि बच्चे ये चीजें ऑब्जर्व करके उसे बताएंगे, जबकि बच्चे हो सकता है ये चीज सोच ले कि उसकी जो टेल है उसमें कितनी बोन्स है, उसके दांत कितने हैं, उसके हाथ, उसके लिम्स जो है उसमें कितने बोन्स है। हो सकता है ये सारी चीजें वो देखा, जो सीखा उसने वहां जो एक्सप्लोर किया है वो आके टीचर को बताए। तो ये सारी चीजें जो है अटेंटिवली सुनना चाहिए। मतलब हाँ हाँ चलो ठीक है, बोलो बोलो, चलो ठीक है, जो देखा है बोलो, ऐसा नहीं है। एक पॉजिटिव वे में स्टूडेंट्स के जो आइडियाज है उसे वेलकम करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो टीचर और स्टूडेंट है, देयर विल बी अ रैपो बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। एक वो इमोशनली अटैच भी हो जाएंगे कि नहीं बच्चों ने बहुत अच्छा देखा। अच्छा, और सबसे मेन है पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए। टीचर को पॉजिटिव फीडबैक या रिवार्ड जो है वो देना चाहिए, और सिर्फ एक ही को नहीं देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए उन्हें। नहीं आपने बहुत अच्छा किया और आपने भी किया, आप बहुत अच्छा। अच्छा, अगर कभी क्रिटिक्स भी करना है, कुछ निगेटिव चीज भी बतानी है उसमें, क्रिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ निगेटिव 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 चीजें ही बताएंगे। निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें बतानी है, क्योंकि हमें मोटिवेट करना है। इसीलिए जब हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो हमें रीजन भी देना है कि हाँ ये जो आपने सो एंड सो काम किया बेटा, देखिए ये बहुत अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आ गई है ना, क्योंकि ये अननेसेसरी है, ये हमारे लिए नहीं है, ये बहुत छोटी जमात के लिए। अब आप दांत गिनते बैठोगे या बॉक्स देखोगे, बॉक्स के बाहर वो पिंक कलर की रिबन लगी थी और चेन से उसकी बाउंड्री बनाई थी, तो ये सारी चीजें तो लर्निंग में नहीं आएगी ना। अगर आप लोग ये बताओगे तो यहाँ पे फिर टीचर को चाहिए कि हाँ आपने ये सारी चीजें भी ऑब्जर्व करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि हमारे लिए अननेसेसरी है इसीलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। आपने बहुत अच्छा काम किया। मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए उन्हें, ताकि अगली बार जो है वो और अच्छा कर सके। क्योंकि देखिए आप जब किसी को प्रेज करते, किसी की तारीफ करते हैं, तो चाहे आप हो या चाहे मैं हो, हर किसी को तारीफ सुनना पसंद है। और जब हम कोई काम करते हैं और उसकी तारीफ होती है तो जो इंटरनली सेटिस्फेक्शन जो हमें फील होता है उसकी बात ही अलग होती है, उसका कोई मोल नहीं होता है। तो एक टीचर को इस तरीके का होना चाहिए कि वो स्टूडेंट को प्रेज भी करते रहे, इंकरेज भी करे। अगर कहीं कुछ मिस्टेक, कोई गलती है तो क्रिटिक्स का रीजन भी दे कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए था, इसलिए ये चीज जो है ये ठीक नहीं है। इज इट क्लियर? उसके बाद चूंकि हम जानते हैं यस मैम। ये और अलग अलग तरीका, जैसे क्लासरूम में डिस्कस भी कर सकते हैं हम किस तरीके से। जस्ट जो टीचर जो स्टूडेंट एक्सप्लेन कर रहा है, जब एक्सप्लोर करने के बाद जब वो एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में है तो उसके क्लासरूम में डिस्कशन भी हो सकता है, ओपन फॉर ऑल, ताकि दूसरे लोग भी सीखे कि अच्छा वहां पे ये चीजें थी और वहां पे ये चीजें थी। पैनल डिस्कशंस भी हो सकता है, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो सकता है। मतलब जो लर्निंग है उसको ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। जी जी कंक्लूड करके क्लास एंड कर दे। बस ये लास्ट है, ये इम्पोर्टेंट था। हो सकता है कि आप लोगों को अगर कुछ ऐसा आया तो फिर आप ये ना कहें, थोड़ा आप लोग पॉइंट्स को भी नोट करिएगा जो भी मैंने बताया है टीचर के रोल के बारे में, क्या टीचर को किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है,
और ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होनी चाहिए, नो बायसनेस। मतलब भाई ये लड़कियों का ग्रुप है, मैं फीमेल टीचर हूँ, मैं लेडी हूँ, तो मुझे इनके लिए बहुत सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए, उन्हें ज्यादा परेशानी ना हो, उन्हें कोई बड़ा टास्क ना दूं, छोटे मोटे दे के काम चला लूं, और लड़के बहुत परेशान करते, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये नहीं आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होनी चाहिए। सभी स्टूडेंट हैं, सभी बराबर है, गांव के हो, शहर के हो, लड़की हो, जेंडर की वाइज हो, जो भी हो, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, किसी भी किस्म की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तभी जो हमारी लर्निंग हो रही है वो एक इफेक्टिव वे में होगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई डाउट है किसी को? यस मैम। जी जी, क्या डाउट है कुछ? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ, और इसके ताल्लुक से जो भी नोट्स जो भी होगी वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। और कल हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, टीचर कॉम्पिटेंसीज इन असेसमेंट। आप लोग थोड़ा सा सिलेबस ओपन करिए, उसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है वो एक बार देखिए, हम वो कल डिस्कस करेंगे। चूंकि कल वेडनेसडे है, और फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी वो रफी सर की होगी, तो बहुत गैप हो जाएगा हमारी अपनी क्लास में। तो जो यूनिट 4.1 है, enlarging notions of subject based learning in constructivist perspective, कल हम ये डिस्कस करेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा इस पे पढ़िए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। टीचर कॉम्पिटेंसीज क्या होती है ये भी हम जानेंगे इन असेसमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अगली बार से, चूंकि टूल्स ऑफ असेसमेंट कौन कौन से टूल होते हैं, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, उसे कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें कंटिन्यूएशन में रहती है तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक हम थर्सडे के दिन मिलेंगे, तो बहुत गैप हो जाएगा। तो चूंकि ह्यूमन साइकोलॉजी भी रहती है, अटैच एक चीज से होते हैं, फिर अचानक से दूसरा सब्जेक्ट आ जा रहा है, तो थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर, और कल हम 4.1 स्टार्ट करेंगे। आप लोग थोड़ा सा पढ़िए उसको। सिलेबस आप लोग देखते हैं या नहीं? यूनिट 1 जो पढ़ा हमने उसका क्या टाइटल है? यूनिट 1 का क्या टाइटल है? Overview of assessment and evaluation. Overview of assessment and evaluation. वेरी गुड, चलिए इतना तो याद है। तो ठीक है, विल स्टॉप हियर, विल मीट टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है, कल मिलेंगे हम। और यूनिट होगा ना? हाँ, 4th